वेलकम फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस को हम डिलीवरी सिस्टम ऑफ द सेल कहते हैं। जैसे हमें अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो उसके लिए एक डिलीवरी पर्सन होता है जो कि उस प्रोडक्ट को उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से हमारे घर तक लेके आता है। वो काम है एक डिलीवरी पर्सन का। सिमिलरली गोल्जी एपरेटस सेल में एज अ डिलीवरी पर्सन वर्क कर, जहाँ पे गोल्जी एपरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जितने भी प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है उन सभी प्रोडक्ट को कैरी करके उनमें थोड़े बहुत चेंजेस करके उन्हें उस पार्टिकुलर साइट तक पहुंचाता है जहाँ पे उस प्रोडक्ट की नीड होती है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। द गोल्जी एपरेटस अकर्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स, filaments and rod which are supposed to be originated from endoplasmic reticulum. गोल्जी एपरेटस किस किस फॉर्म में है? ग्रैन्यूल्स, फिलामेंट्स एंड रॉड शेप में है, जो कि ओरिजिनली कहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। दीज आर वेरी स्मॉल वेसिकल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड आर जनरली लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस। गोल्जी एपरेटस कहाँ पे हमें मिलेगा? ये हमें मिलेगा न्यूक्लियस के पास। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स consist of many small groups of hollow tubular structure with membranous wall called क्रिस्टनी। गोल्जी एपरेटस में बहुत सारी छोटे छोटे स्मॉल हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें मेम्ब्रेनस वॉल्स भी होती हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्रिस्टनी कहते हैं। ये क्या है? ये स्मॉल हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, अंदर से ये खाली होते हैं, हॉलो होते हैं और इनके अराउंड मेम्ब्रेन्स होती हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्रिस्टनी कहते हैं एंड इज एसोसिएटेड विथ सम माइन्यूट वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। इन क्रिस्टी में कभी कभी बहुत सारे छोटे छोटे माइन्यूट वेसिकल्स या वैक्यूल्स होते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स अगर प्लांट में प्रेजेंट है तो उस केस में हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स को डिक्टियोसोम्स कहते हैं। दे यूजुअली कंटेन स्मॉलर एंड मोर स्कैटर्ड ग्रुप्स ऑफ क्रिस्टनी एंड वेसिकल्स। गोल्जी एपरेटस में काफ़ी सारे स्मॉल ग्रुप्स होते हैं क्रिस्टनी एंड वेसिकल्स के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए एक सेक्रेटरी वेसिकल है। वेसिकल्स क्या होते हैं? ये असल में वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने ट्रांसफ़र करा है गोल्जी एपरेटस में। उसके बाद गोल्जी एपरेटस उन प्रोडक्ट्स में छोटे मोटे कन्फॉर्मेशनल चेंजेस करके उन्हें रिलीज़ करती है। अब ये सेक्रेटरी प्रोडक्ट जो है ये हमारा एंड प्रोडक्ट है जो कि उस पार्टिकुलर रीजन में जाएगा सेल में जहाँ पे इसकी नीड होगी। ठीक है, प्रोडक्ट जिस साइड से एंटर करता है गोल्जी एपरेटस में उसे हम सिस फेस कहते हैं। उसके बाद जिस साइड से वो एग्जिट करता है साइटोप्लाज्म में उसको हम ट्रांसफेस कहते हैं। ठीक है, ये जो हॉलो स्पेस है ट्यूबुलर फॉर्म में इसे हम ल्यूमेन कहेंगे। ये इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं एंड ये न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल्स हैं। Both Golgi complex and dictyosome are concerned with the secretion of cells including enzymes, hormones, etc. and their packaging and transport to different sites within the cell. ठीक है, dictyosome and Golgi complex दो इन secretion of the cells जिसमें enzymes आएंगे, hormones आएंगे। ठीक है, इनके एंड इनको ट्रांसपोर्ट करना सेल में डिफरेंट साइट्स पे काम है गोल्जी एपरेटस। नाउ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सेंटर्स। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? ये सेल्स के अंदर एक ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि सेल का जितना भी डाइजेस्टिव मटेरियल है, फॉर एग्जांपल अगर सेल के बाहर से कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल आ रहा है जो कि सेल के लिए एज अ टॉक्सिक एक्ट करेगा तो लाइसोसोम्स का काम होता है कि वो उस टॉक्सिक मटेरियल को या फॉरेन हार्मफुल मटेरियल को वो डाइजेस्ट कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में। फॉर एग्जांपल ये लाइसोसोम्स हैं एंड सेल के अंदर ये एक फॉरेन मटेरियल आ रहा है जो कि सेल के लिए टॉक्सिक है, हार्मफुल है। ठीक है, लाइसोसोम्स क्या करते हैं? वो इन टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स को डिग्रेड कर देते हैं स्मॉल पार्टिकल्स पे, इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के सेल से बाहर रिलीज़ कर देते हैं। ये इनका फर्स्ट वर्क है। सेकंड काम क्या करते हैं ये लाइसोसोम्स? इफ़ सेल का जितना भी वेस्ट मटेरियल है, जितना भी वेस्ट सेल सिक्रीट कर रही है, वो सारा सेल का वेस्ट जो है वो भी लाइसोसोम्स के पास जाता है एंड लाइसोसोम्स उस वेस्ट मटेरियल को भी बॉडी से बाहर
रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सेंटर्स हैं। लाइसोसोम्स आर स्मॉल वेसिकल्स ऑफ डिफरेंट शेप कंटेनिंग सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम्स का साइज़ कितना होता है, ये बहुत ही स्मॉल वेसिकल्स होते हैं। इनका शेप जो होता है वो डिफरेंट होता है और इनके अंदर काफ़ी तरीके के डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिनका काम होता है टॉक्सिक मटेरियल को या वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करना। The enzymes destroy and digest foreign substance around them. लाइसोसोम्स के अराउंड जितने भी हार्मफुल टॉक्सिक या फॉरेन मटेरियल होते हैं जो कि सेल के लिए हार्मफुल हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। दे डाइजेस्ट द स्टोर फूड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन व्हेन द फूड इज अनअवेलेबल टू द सेल, ठीक है। मैनी डाइजेस्टेड सेल्स आर rapidly destroyed or dissolved by their own lysosomes and hence these are also called the suicide bags. ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कि खुद डैमेज हो जाते हैं या उन्हें क्या करता है, उनका लाइसोसोम्स खुद डिस्ट्रॉय या डैमेज कर देता है। ये किस केस में होता है, अगर सेल कोई फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रही है या अगर सेल में की एज बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उस कंडीशन में लाइसोसोम्स जो है वो एक्ट करता है सुसाइड बैग की तरह। ऐसी कंडीशन में लाइसोसोम्स खुद ही बर्स्ट कर जाता है और इसके जितने भी डाइजेस्टिव सेल एंजाइम्स होते हैं वो अपनी खुद की सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बट इसके लिए कंडीशन क्या होगी, जब सेल जो है प्रॉपर फंक्शनिंग ना करे या सेल की जब एज एक्सीड हो जाए, ठीक है। Next is centrosome and centrioles. So centrosomes is found in only animal cells. During cell division, both in mitosis and meiosis, spindle fibers develop from centrosomes. ठीक है, फर्स्ट क्या है, सेंट्रोसोम्स सिर्फ एनिमल सेल्स में मिलते हैं। सेकंड, जब सेल डिवीजन हो रही होती है, जिस टाइम पे एक सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स क्रिएट करती है, ये माइटोसिस या मियोसिस, दोनों ही कंडीशंस की बात हो रही है, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में सेल डिवीजन के टाइम जब सेल डिवाइड होती है उस वक्त क्या होता है, हमने ये पढ़ा था कि स्पिंडल फाइबर्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखिए इस इमेज में यहाँ दिखाया गया है, ये सेंट्रोसोम्स है। ये सेंट्रोसोम्स में से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं और ये स्पिंडल फाइबर्स जाके हमारे क्रोमेटिड्स से बाइंड कर जाते हैं। इस तरीके से ये एक एक क्रोमेटिड से बाइंड कर गए, ठीक है। इस तरीके से ये वर्क होता है। तो ये स्पिंडल फाइबर्स कहाँ से रिलीज होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स रिलीज होते हैं सेंट्रोसोम से। द सेंट्रोसोम कंटेन 2 सेंट्रियोल्स which are short bundles of microfilaments arranged at right angle to each other in the microscopic view of a cell. अब ये जो सेंट्रोसोम्स हैं, इन सेंट्रोसोम्स के अंदर 2 माइक्रोफिलामेंट के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स इस तरीके के लॉन्गिट्यूडनल हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बंडल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो ये जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे माइक्रोफिलामेंट्स शॉर्ट बंडल्स में प्रेजेंट है और एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे अरेंज होते हैं, तो इन स्ट्रक्चर्स को, इन माइक्रोफिलामेंट के बंडल्स को हम सेंट्रियोल्स कहते हैं, ठीक है। तो हर क्रोमोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। ये दोनों ही सेंट्रियोल्स किसके बने हुए हैं, माइक्रोफिलामेंट्स के बने हुए हैं एंड ये दोनों एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं बंडल्स विद एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। सो देयर इज नो सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स इन प्लांट सेल, ठीक है। सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स कहाँ प्रेजेंट है, एनिमल सेल्स के केस में। प्लांट सेल के केस में सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इस इमेज में भी हमें सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर दिखाया गया। ये देखिए, ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं। ये माइक्रोफिलामेंट्स अंदर की तरफ से इंटरनली ये हॉलो होते हैं। ये एक दूसरे से इस तरीके से 90 डिग्री के एंगल पे अरेंज होते हैं और इन्हीं में से स्पिंडल फाइबर्स रिलीज होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। जिस तरीके से सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, उसी तरीके से प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर स्पेशल ऑर्गेनल्स इन डिफरेंट शेप, ओवल, स्फेरिकल एंड डिस्क शेप। प्लास्टिड के डिफरेंट टाइप के शेप्स होते हैं, ओवल शेप, स्फेरिकल शेप एंड डिस्क लाइक शेप होता है, ठीक है। डिपेंड अपॉन द कलर दे इम्पार्ट, प्लास्टिड्स आर क्लासिफाइड एज ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। अब प्लास्टिड के
फंक्शन के बेसिस पे हम इसे डिवाइड करते हैं 3 क्लासेस में, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ देख लेते हैं प्लास्टिड का स्ट्रक्चर हमें दिखाया गया है। प्लास्टिड में इंटरनली हमें ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, इन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स को हम थैलाकॉइड कहते हैं। ठीक है, और जो इंटरनल एरिया होता है प्लास्टिड का, इस इंटरनल एरिया को हम स्ट्रोमा कहते हैं। दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड एंड इट इज़ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड। नाउ लैमेला, ये जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स हैं, ये थैलाकॉइड्स जब आपस में इस तरीके से अरेंज होते हैं तो इन्हें हम ग्रेना कहते हैं। और जब इस तरीके से 2 से 3 ग्रेनास को आपस में अगर हमें कनेक्ट करना होता है तो उसके लिए हम एक फिलामेंट टाइप स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं, इन्हें हम लैमेला कहते हैं। ये जो आपको 2 ग्रेनास के बीच में जो कनेक्शन दिखाई दे रहा है, जो ब्रिज लाइक कनेक्शन है, दिस इज कॉल्ड लैमेला। ठीक है, एंड इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है, इस स्पेस को हम इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। अब देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं। सो वर्ड ल्यूको का मतलब होता है वाइट। So leucoplasts are colorless plastids. They have no pigment. They store starch. Cells of a potato have lots of leucoplast in them. ठीक है, सो ल्यूकोप्लास्ट जो है ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, इनका कोई भी कलर या पिगमेंट नहीं होता है। इनका वर्क क्या है ल्यूकोप्लास्ट का? ल्यूकोप्लास्ट का वर्क है कि ये स्टोर करते हैं स्टार्च को। पोटैटो में के सेल्स में सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमें ल्यूकोप्लास्ट मिलता है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि पोटैटो में सबसे ज़्यादा स्टार्च होता है। तो स्टार्च के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्टार्च के लिए रिस्पॉन्सिबल है ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में वर्ड क्रोमो का मतलब होता है कलर। सो ये कैसे प्लास्टिड्स होंगे? ये कलर्ड प्लास्टिड्स होंगे। इनके पास कौन कौन से कलर्स होंगे? येलो कलर, ऑरेंज कलर एंड रेड कलर। दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन पेटल्स ऑफ फ्लावर एंड इन फ्रूट्स एंड द कलरिंग सब्सटेंस associated with them are xanthophyll and carotene। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट में हमने पढ़ा ये कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, इनके पास येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर्स होते हैं। ठीक है, ये क्रोमोप्लास्ट मेजरली कौन से पार्ट में प्रेजेंट होंगे? प्लांट्स के। सो ये प्लांट्स के फ्लावर्स में एंड उसके फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड वो कलरिंग सब्सटेंस जो कि रिस्पॉन्सिबल है क्रोमोप्लास्ट में कलर प्रोड्यूस करने के लिए, वो है xanthophyll एंड कैरोटीन। xanthophyll जो है येलो कलर प्रोवाइड करेगा फ्लावर्स को एंड फ्रूट्स को, एंड कैरोटीन ऑरेंज एंड रेड कलर प्रोवाइड करेगा फ्रूट्स को एंड प्लांट्स को। सम कलरिंग पिगमेंट्स सच एज एंथोसाइनिन्स आर नॉट एसोसिएटेड विथ प्लास्टिड। इंस्टेड दे रिमेन डिसॉल्व्ड इन द सेल सैप and give red, purple and blue color to different plant parts, especially fruits and vegetables. कुछ कलरिंग पिगमेंट, फॉर एग्जांपल हम एंथोसाइनिन की बात करते हैं। एंथोसाइनिन जो है ये प्लास्टिड के साथ एसोसिएटेड नहीं होता, ठीक है, बट ये कहाँ प्रेजेंट होती है? सेल के सैप में डिजॉल्व होता है, जिससे वो रेड, पर्पल एंड ब्लू कलर देता है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को, स्पेशली इन केस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये इमेज देखिए, यहाँ पे हमने कुछ इमेजेस शो करी हैं टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पे ये है प्रोटोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इटियोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ हैं प्लास्टिड्स हैं जिनका अपना डिफरेंट फंक्शन है और ये डिफरेंट टाइप के कलर्स प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स में। अब हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। सो वर्ड क्लोरो का मतलब है ग्रीन। सो ये कैसे प्लास्टिड्स होंगे? ये ऐसे प्लास्टिड्स होंगे जो कि ग्रीन कलर प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। दे हैव ग्रीन कलर पिगमेंट जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा कलर ग्रीन कलर पिगमेंट है? क्लोरोफिल है। हम ये पढ़ते हैं कि क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो वो क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट है, किस में प्रेजेंट है? सो वो प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट में। सो क्लोरोप्लास्ट आर अबंडेंट इन पार्ट्स एक्सपोज्ड टू लाइट। क्लोरोप्लास्ट उन प्लांट पार्ट्स में प्रेजेंट होता है जो कि डायरेक्टली सनलाइट के कॉन्टैक्ट में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लीव्स, ठीक है, क्योंकि प्लांट के सबसे ज़्यादा जो आउटर इन्वायरमेंट में कांटेक्ट में होती है सनलाइट के, वो लीव्स ही होती हैं।
They also have other pigments such as orange and yellow, but these pigments are masked by large quantity of chlorophyll. Their function is to trap solar energy and absorb carbon dioxide for the manufacture of starch and sugar during photosynthesis. Chloroplast contain DNA and have capacity to divide. So क्लोरोप्लास्ट क्या काम कर रहा है? क्लोरोप्लास्ट काम करता है, उसमें जो क्लोरोफिल्स होते हैं वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं एंड प्रोड्यूस करते हैं स्टार्च एंड शुगर. ये कौन सी प्रोसेस के थ्रू हो रहा है? दिस इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्लोरोप्लास्ट के पास अपना सेल्फ डीएनए होता है एंड इनके पास कैपेसिटी होती है कि ये सेल्फ डिवाइड कर सकते हैं, अपने नंबर को सेल्फ इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट की इमेज शो कर रहे हैं यहाँ पे. आउटर मेम्ब्रेन, थैलाकॉइड्स, इस पूरे बंडल ऑफ थैलाकॉइड्स को हम ग्रैनम कहते हैं. ये स्ट्रोमा है, एम्प्टी स्पेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ये इनर मेम्ब्रेन, ये स्ट्रोमा लैमेला, ये इनर मेम्ब्रेन. नेक्स्ट चलते हैं, ग्रीन टर्न्स इनटू रेड. अब ऐसा क्यों होता है कि फ्रूट्स जब भी हम नोट करते हैं तो सबसे पहले वो ग्रीन कलर के होते हैं, बाद में धीरे धीरे जो है वो अपने नेचुरल कलर में आते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रिंजल की बात करते हैं, ठीक है. सो ब्रिंजल सबसे पहले जब वो इनिशियल स्टेज में है तो वो ग्रीन कलर का होता है, बट धीरे धीरे जब वो मैच्योर होने लगता है तो वो अपने पर्पल कलर में चला जाता है. सेम चीज़ यहाँ हमें डायग्राम में टमाटो को दिखाया गया है कि टमाटो जब ग्रो कर रहा होता है, इनिशियल स्टेज में होता है, तो उस टाइम पे वो ग्रीन कलर में होता है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे वो ग्रो करता जाता है उसका कलर चेंज होता है, फिर वो अल्टीमेटली अपने रेड कलर में आ जाता है. तो ये ग्रीन से रेड कैसे टर्न हुआ? सो इसकी थ्योरी यहाँ दी गई है कि रॉ टमाटोज एंड अनरिप्ड चिलीज आर ग्रीन due to chlorophyll. During ripening, the chlorophyll degenerate and the masked red carotene takes over. अब क्या हुआ इस केस में? जब टमाटो जो था ये अपने इनिशियल स्टेज में था, अनराइप स्टेज में था, ठीक है. इस टाइम पे इसके अंदर क्लोरोफिल का अमाउंट ज़्यादा था, बट जब धीरे धीरे ये ग्रो करने लगा और ग्रो करते करते ये एक बिग टमाटो में कन्वर्ट हो गया, तो इस टाइम पे जितना भी क्लोरोफिल था वो सारा का सारा क्लोरोफिल जो है वो डीजनरेट हो गया एंड इसके अंदर आ गया कैरोटीन. और कैरोटीन हमने पढ़ा है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर रेड एंड ऑरेंज कलर, ठीक है. इस वजह से टमाटो को उसका अपना रेड कलर मिल जाता है. नेक्स्ट इज नॉन लिविंग सब्सटेंस और सेल इंक्लूजन्स. सो नॉन लिविंग सब्सटेंस क्या है और सेल इंक्लूजन्स क्या है? नाउ ग्रैनम, दीज आर स्मॉल particles in cytoplasm. Such as particles are believed to contain food materials such as starch, glycogen and fats. So granum क्या है? ग्रैन्यूल्स क्या है? ग्रैन्यूल्स ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. ऐसा बिलीव्ड है कि ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ग्रैन्यूल्स जो हैं, इनमें फूड मटेरियल्स होता है जैसे कि स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड फैट्स होते हैं, ठीक है. अब यहाँ देखिए जो गोल गोल हमें जो स्ट्रक्चर्स दिखाए जा रहे हैं ये ग्रैनम है, ठीक है. नाउ वैक्यूल्स क्या होते हैं? दीज आर सर्टेन क्लियर स्पेस इन द साइटोप्लाज्म. वैक्यूल्स क्या होता है? वैक्यूल सेल के अंदर इस तरीके का किसी भी टाइप का ये शेप ले लेते हैं और इनके अंदर जो है क्लियर स्पेस होता है, ठीक है. दे आर फिल्ड विथ वाटर, इनके अंदर वाटर फिल्ड होता है एंड कुछ केसेस में इनके अंदर किसी स्पेसिफिक टाइप का सॉल्यूशन भी प्रेजेंट होता है. इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल्स आर यूजुअली क्वाइट लार्ज एंड द लिक्विड विच दे कंटेन इज कॉल्ड सेल सैप, ठीक है. प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं उनका साइज़ जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल्स. सो इन जो वैक्यूल्स हैं इनके अंदर लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसे हम सेल सैप कहते हैं. एंड एनिमल सेल डज नॉट हैव सच prominent vacuoles. Their vacuoles are smaller in size. एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं उनका साइज़ जो है स्मॉल होता है. सो प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज़ लार्ज क्यों होता है? सो प्लांट सेल में वैक्यूल्स का साइज़ लार्ज इसलिए होता है क्योंकि प्लांट सेल में
वाटर का ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। सो प्लांट की जो सेल है वो वॉल जो है, प्लांट सेल की जो वॉल होती है वो अपने आप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए वैक्यूल्स का साइज़ बड़ा रखती हैं, ताकि कभी भी ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से अगर टर्जिडिटी हो, प्रेशर हो, तो उससे सेल जो है वो बर्स्ट ना करे। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है। इट रेगुलेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स वेरियस लाइफ प्रोसेस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस क्या करते हैं? न्यूक्लियस जो है सेल की जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, फंक्शंस हैं, इन सभी को रेगुलेट करता है, उनका कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग उनको वर्क कराता है, ठीक है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। न्यूक्लियस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल डिवीजन के टाइम पे। न्यूक्लियस के अंदर हमारे फैक्टर्स होते हैं जिसे हम जीन्स कहते हैं, जो कि डिटरमाइन करते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास आउट होते हैं। यहाँ देखिए सेल न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। यहाँ पे ये जो है ये न्यूक्लियर एनवेलप है। दिस इज न्यूक्लियर लैमेला। Now nucleoplasm, chromatin, nucleolus, nucleopores and ribosomes, ये सारे चीज़ें कहाँ प्रेजेंट होती हैं? न्यूक्लियस के पास, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस इज अ स्मॉल स्फेरिकल मास लोकेटेड समवॉट इन द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म, ठीक है। सो न्यूक्लियस की जो पोजीशन होती है वो ज़रूरी नहीं कि हर सेल में उनके साइटोप्लाज्म के सेंटर पे ही हो। ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ सेल पे। जिस तरीके की सेल होगी, जिस तरीके का वो फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी, उसी के अकॉर्डिंग उनके न्यूक्लियस का जो है पोजीशन होगी साइटोप्लाज्म में। बट जनरल फॉर्म में हम यही एज्यूम करते हैं कि सेल साइटोप्लाज्म के सेंटर पे ही हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये स्मॉल स्फेरिकल शेप में होता है। इट हैज़ अ डेलिकेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच इज़ फिल्ड विथ अ रिलेटिवली डेंस न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बहुत ही डेलिकेट सी होती है, पतली सी होती है, ठीक है, जो कि फिल्ड होती है न्यूक्लियोप्लाज्म से। इन द न्यूक्लियोप्लाज्म देयर आर सर्टेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमेटिन फाइबर्स। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोप्लाज्म में जो स्मॉल थ्रेड लाइक के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये इतने सारे थ्रेड्स बने हुए हैं अलग अलग तरीके से, ये इन रियलिटी क्या है? सो ये सभी जो है क्रोमेटिन नेटवर्क, या इन्हें जो हम क्रोमेटिन फाइबर्स भी कहते हैं, ये हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन द क्रोमेटिन फाइबर्स बिकम थिक एंड रिबन लाइक। और जब सेल डिवीजन की तरफ जाएगी उस टाइम पे जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं ये आपस में कंडेंस हो जाएंगे और एक स्पेसिफिक टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, जिस स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। These fibers are then called chromosomes। ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि जो फाइबर्स हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स, जब ये आपस में कंडेंस हो जाते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे, तो एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। सेल्स इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। वो सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, जहाँ पे वर्ड प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, मतलब पुराना, एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। दे हैव न्यूक्लियर मटेरियल कॉल्ड chromatin fibers which occur freely in the central region of the cytoplasm called nucleoid, ठीक है। सो बेसिकली हमारे न्यूक्लियस के अंदर मेन जो चीज़ प्रेजेंट है, हमने ये पढ़ा, वो क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट है, क्रोमेटिन फाइबर प्रेजेंट है, ठीक है। सो अब प्रोकैरियोटिक सेल में उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है नहीं, जो कि न्यूक्लियस की सारी चीज़ों को अपने अंदर ही रखेगी, एक लिमिटेड बाउंड्री के अंदर रखेगी। सो प्रोकैरियोट केस में क्या होता है, ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होता है उसके सेंट्रल रीजन पे। सो वो स्पेसिफिक रीजन यहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट है प्रोकैरियोट्स में, उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। एग्जाम्पल हमने ले लिया बैक्टीरिया का। नेक्स्ट, सेल इन विच डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। एंड वो सेल्स जिसमें डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसे हम ईकैरियोटिक सेल कहेंगे, जहाँ पे यू का मतलब होता है ट्रू एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, मीन्स ट्रू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जिसके पास उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ऑल ऑर्गेनिजम्स अदर देन बैक्टीरिया कंटेन ईकैरियोटिक सेल। ईच न्यूक्लियस ऑल्सो हैज़ एटलीस्ट वन न्यूक्लियोलस इन इट। जितने भी न्यूक्लियस होते हैं उनमें एटलीस्ट एक न्यूक्लियोलस होता है। सम सेल्स में हैव मोर देन वन न्यूक्लियोलस। द नंबर ऑफ न्यूक्लियोली इन अ सेल इज फिक्स्ड। नंबर ऑफ न्यूक्लियोली हर एक सेल में फिक्स्ड होती है। द न्यूक्लियोलस पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। सो न्यूक्लियोलस के अंदर
राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज डेफिनेट इन ईच स्पीशीज़। हर एक स्पीशीज़ में नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हर एक सेल में कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा ये अमाउंट फिक्स्ड होता है। हर ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं इन पेयर, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम नंबर ऑफ सम अदर एनिमल्स आर एंड प्लांट्स आर शोन इन दिस ग्राफ इन दिस फोटो। इसमें जो है हर एक प्लांट एंड एनिमल्स का जो है क्रोमोसोम नंबर हमें दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल एस्केरिस के पास 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, गार्डन पी के पास 14 क्रोमोसोम्स हैं। इस तरीके से अनियन, मेज, हनी बी, इन सभी के क्रोमोसोम नंबर्स को दिया गया है, तो आप एक बार इसे देख लीजिएगा। द क्रोमोसोम्स कैरी द जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग थ्रू द यूनियन ऑफ एग ऑफ द फीमेल एंड द स्पर्म ऑफ द मेल। ये जो क्रोमोसोम्स हैं, इन क्रोमोसोम्स के पास हमारे जेनेटिक कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इनके पास हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। उस डीएनए के अंदर जीन क्या होता है और जीन कैरी करता है हमारे जेनेटिक कैरेक्टर्स को, जो कि हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जाते हैं। और ये किसके थ्रू जाते हैं? फीमेल से एग एंड मेल से स्पर्म। जब इनका फ्यूजन होता है तो ये अपने अपने 50-50 कैरेक्टर्स जो हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो कि एज कंबाइंड 100% कैरेक्टर्स बन जाते हैं। क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ क्रोमेटीन। क्रोमोसोम्स क्रोमेटीन के बने हुए हैं, विच इज़ कंपोज्ड ऑफ हेरिडिटी यूनिट कॉल्ड जीन। जो कि क्रोमेटीन किसका बना हुआ है? क्रोमेटीन बना हुआ है जीन्स का, हेरिडिटी यूनिट जीन्स का बना हुआ है। जीन्स आर मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस विच इज़ डीएनए। एंड जीन्स किसके बने हुए हैं? जीन्स बने हुए हैं डीएनए के। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। It is the genes, not the number of chromosomes, that determine the characteristic of a species. अगर हमें किसी स्पीशीज़ के करेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना हो तो उसके लिए हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं देखते, उसके लिए हम देखते हैं जीन। जीन कौन से कैरेक्टर से आ रहा है, उसमें जिस टाइप का जीन होगा उसी टाइप के कैरेक्टरिस्टिक होंगे उस स्पेसिफिक स्पीशीज़ के। ठीक है, सो कैरेक्टर्स जो है किसी भी स्पीशीज़ के उसके क्रोमोसोम नंबर पे नहीं डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं उसके जीन्स पे। Lion, tiger and house cat all have 38 chromosomes, but they look different due to different genes located on their chromosomes. अगर हम टाइगर, लायन एंड हाउस कैट की बात करें तो तीनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। तीनों के पास इक्वल 38 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, बट स्टिल तीनों में ह्यूज डिफरेंसेस हैं। सो ये ह्यूज डिफरेंस किसकी वजह से है? ये डिफरेंसेस आए ड्यू टू डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट ऑन देयर क्रोमोसोम्स। ओके, नेक्स्ट इज द प्लांट एंड एनिमल सेल्स। अब हम प्लांट एंड एनिमल सेल्स के बारे में देखते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर इज सिमिलर इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। प्लांट एंड एनिमल सेल का बेसिक स्ट्रक्चर दोनों का सिमिलर है। बोथ कंटेन सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स। हाउएवर दे आर सम इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक है, इन सभी में ऑर्गेनेल्स ऑलमोस्ट सेम होती हैं, बट स्टिल कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि इस फिगर में शो करे गए हैं। सो ये सबसे पहला जनरलाइज्ड एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, जनरलाइज्ड प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, एंड ये बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो इसमें जो है वैक्यूल का अगर हम साइज़ देखें सबसे पहले तो एनिमल सेल में वैक्यूल का साइज़ कितना छोटा है, बट वहीं प्लांट सेल में वैक्यूल ऑलमोस्ट सेल को कवर करा हुआ है इसने, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस है, ये एक साइड में शिफ्ट हो गया। वहीं प्लांट एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है उनका सेंट्रली लोकेटेड है। इसी तरीके से डिफरेंसेस जो है बैक्टीरियल सेल में भी हैं ना। यहाँ ये चार्ट शो करा गया है, यहाँ पे डिफरेंस दिखाया गया है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का। सो प्लांट सेल में सेल वॉल जो है प्रेजेंट होती है जो कि सेलुलोज की बनी हुई है, बट वहीं एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते प्लांट सेल में, बट वहीं एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल्स दोनों में प्रेजेंट हैं, बट डिफरेंस क्या है? प्लांट सेल के वैक्यूल्स जो प्रोमिनेंट होती हैं और इनमें एक से ज़्यादा भी वैक्यूल्स हो सकती हैं, कंसर्न विद एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन। ठीक है, वहीं एनिमल सेल में वैक्यूल्स होती हैं, इफ़ एनी, कोई अगर है भी तो स्मॉल होगी एंड वो टेम्पररी होगी। प्लास्टिड्स प्लांट सेल में तो प्रेजेंट होते हैं, बट एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। अब हम देखेंगे क्वांटिटेटिव डिफरेंस।
सो साइज क्या है प्लांट सेल का? यूजुअली लार्जर विथ डिस्टिंक्ट आउटलाइंस एंड एनिमल सेल यूजुअली स्मॉलर विथ लेस डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज. साइटोप्लाज्म नॉट सो डेंस. एनिमल सेल का भी साइटोप्लाज्म काफ़ी डेंस होता है एंड मोर ग्रैनुलर होता है. ठीक है, इसमें ग्रैनुल्स ज़्यादा होते हैं. प्लांट सेल में अरेंजमेंट कैसा है? ओनली अ थिन लाइनिंग ऑफ साइटोप्लाज्म मोस्टली पुश्ड टू द पेरिफेरी. एंड वहीं एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म विथ फिल्स ऑलमोस्ट द एंटायर सेल. नाउ अनदर टॉपिक इज प्रोटोप्लाज्म. ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सो सेल जिसके पास साइटोप्लाज्म है एंड न्यूक्लियस है, उन्हें मिला के हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. बायोलॉजिस्ट हैव बीन यूजिंग द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर अ लॉन्ग टाइम. बाय दिस they mean the living substance in an organism. The living substance or the protoplasm is contained in the cell. ठीक है, तो हम साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस को मिला के एक कंबाइंड वर्ड बनाते हैं जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. प्रोटोप्लाज्म हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ ट्रांसलूसेंट फ्लूइड समवॉट कलरलेस ग्रेश एंड ब्राउन. सो प्रोटोप्लाज्म कैसा है, इसे हम डिस्क्राइब अगर हमें करने को कहा जाए तो हम ऐसे करेंगे कि एक ट्रांसलूसेंट फ्लूइड है. ठीक है, इस कलरलेस है या ग्रेश या ब्राउन कलर का है. ठीक, नेक्स्ट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज वेरी कॉम्प्लेक्स. केमिकल कंपोजिशन जो है प्रोटोप्लाज्म की वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत डिफिकल्ट है. इट वेरीज अ लिटिल फ्रॉम वन सेल टू अनदर ऑल्दो द कॉमन एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन द composition of protoplasm such as carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, iron and phosphorus are same in all the cells. देखो प्रोटोप्लाज्म का जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन है, ये एक सेल से दूसरे सेल में डिफर करता है, बट जो इसमें कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हैं. ठीक है, जैसे हर एक सेल में जो है कंपोनेंट्स इसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, बट उनकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है. दीज एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक कंपाउंड सच एज वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड मिनरल सॉल्ट इस फॉर्म में होते हैं. इट इज़ ऑल्सो ट्रू टू से दैट it's impossible to make an accurate chemical analysis of protoplasm because it ceases to be protoplasm as soon as it is removed from the organism. अगर हम ये सोचें एक एक्यूरेट वैल्यू निकालें कि इसका एक्चुअल केमिकल कंपोजिशन क्या है प्रोटोप्लाज्म का, तो वो पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर हम प्रोटोप्लाज्म को ऑर्गेनिज्म से रिमूव करेंगे तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो डीनेचर हो जाएगा या सीज हो जाएगा. ठीक है, तो इसकी एग्जैक्ट कंपोजिशन हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं. Protoplasm, it is the total living substance of a cell, that is the cytoplasm and the nucleus. So protoplasm कैसा है? ये living है. क्यों? क्योंकि इसमें cytoplasm and nucleus का composition है ये, so it is living. Next is prokaryotic and eukaryotic cells. The term prokaryotic अभी हमने पढ़ा था early या primitive nucleus. इसमें cells जो होती हैं उनके पास primitive nucleus होता है जैसे कि बैक्टीरिया एंड वहीं ईकैरियोट्स में जो सेल न्यूक्लियस होता है वो ट्रू एंड कंप्लीट न्यूक्लियस होता है. इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस जो है वो परफेक्टली फॉर्म्ड है, उसके पास अपना डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. ये किस किस केस में होगा? प्लांट्स एंड एनिमल्स के केस में होगा. दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिफरेंसेस इज द फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. सो अगर हमें ईकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्लासिफिकेशन करना होगा तो उसका जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो होता है न्यूक्लियर डिफरेंस. ठीक है, द अर्ली टाइप प्रोकैरियोट्स एंड द सब्सिक्वेंट एडवांस्ड ईकैरियोट टाइप्स. यहाँ पे हमने ये प्रोकैरियोट्स दिखाए हैं एंड ईकैरियोट्स दिखाए हैं. ये प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चर, ये ईकैरियोट्स का स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो इसमें जो है प्रोकैरियोट्स का सबसे पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि इनके पास जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता. सेकंड ये है कि मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट ही नहीं होती प्रोकैरियोट्स के पास, जो कि ईकैरियोट्स के पास प्रेजेंट है. देखिए यहाँ पे भी डिफरेंसेस हमने शो करे हैं सब प्रोकैरियोटिक एंड ईकैरियोटिक सेल का. प्रोकैरियोटिक सेल इज़ नॉट वेल डिफाइंड, वहीं ईकैरियोटिक सेल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है एंड इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है. प्रोकैरियोट अ सिंगल लेंथ ऑफ ओनली डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. यहाँ पे सेवरल लेंथ्स होती हैं जेनेटिक मटेरियल की. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर बहुत सारे लेंथ ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनएस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम कैसा होता है? स्मॉल होता है. वहीं ईकैरियोट्स में लार्ज राइबोसोम्स होते हैं.
प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, एब्सेंट होती हैं। वहीं यूकैरियोटिक सेल में सेवरल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट ये सभी प्रेजेंट होती हैं। एग्जाम्पल प्रोकैरियोट्स में क्या क्या आ जाएगा? बैक्टीरिया आ जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाएगी। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। वहीं यूकैरियोट्स में एग्जाम्पल यूग्लेना, अमीबा एंड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स विल बी कंसिडर्ड एज यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एवरी एक्टिविटी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द आउटकम ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। जिस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिस भी तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इन रियलिटी वो सेल की एक्टिविटी का ही आउटकम है। ठीक है, सो सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेलुलर एक्टिविटी फॉर फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज अ होल आर एज फॉलोज। ठीक है, सो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जिससे हम इस हेडिंग को और अच्छे से समझेंगे। सो ऑल ऑर्गेनिजम्स ग्रो ड्यू टू द ग्रोथ इन साइज एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी ग्रो करते हैं जब उनकी ग्रोथ होती है उनके और सेल की, एंड सेल नंबर इंक्रीज करता है। सच ग्रोथ इज द प्रोडक्शन ऑफ मोर बॉडी सब्सटेंस एंड सेल सब्सटेंस। इस तरीके का जब प्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होती है, तो उसमें जो बॉडी सब्सटेंस है उनका भी प्रोडक्शन होता है एंड सेल्स के जो सब्सटेंस है उनका भी प्रोडक्शन होता है। रिपेयर ऑफ एन इंजरी और रीजनरेशन ऑफ अ लॉस्ट पार्ट इज ड्यू टू सेल डिवीजन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें किसी भी तरीके की इंजरी हुए या कोई भी पार्ट हमारा लॉस्ट हो गया इन दैट पार्टिकुलर इंजरी, जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया है टेल ऑफ अ लिजर्ड। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम ये एक केस ले रहे हैं जहाँ पे ये स्किन पे एक कट आ गया है जिसकी वजह से इतना जो स्किन है हमारी वो ओपन हो गई है। ठीक है, ओपन हो गई है, इसका ये मतलब हुआ कि उतने एरिया की रिमूव हो गई है, इंजर्ड हो गई है, अब इतना एरिया हमारा खाली हो गया है। ठीक है, तो अब इस केस में सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो धीरे धीरे सेल डिवीजन करना स्टार्ट करती हैं एंड सेल डिवीजन करते करते ये जो गैप था ये धीरे धीरे फिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पूरा का पूरा गैप हमारा फिल हो गया। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि सेल्स ने क्या करा, सेल ने सेल डिवीजन करना स्टार्ट करा जिसकी वजह से रिपेयर हो गया जो इंजरी हुई थी वहाँ पे। अब अगर कोई पार्ट हमारा लॉस्ट हो गया, फॉर एग्जांपल लिजर्ड की जो टेल होती है, हम देखते हैं कभी कभी उनकी टेल जो है वो अपने बॉडी से अलग हट जाती है इंजरी में, लिजर्ड जो है अपनी टेल को लॉस्ट कर देती है। तो इस केस में जो टेल की जो सेल्स होती हैं उनके पास रीजनरेशन की पावर होती है। रीजनरेशन की पावर ये होती है कि वो फिर से अपने उस लॉस्ट पार्ट को रिक्रिएट कर सकती हैं, रीजनरेट कर सकती हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि हमारे सारी सेल्स ऐसा कर सकती हैं। कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके सेल्स के पास रीजनरेशन पावर्स होती हैं, उसमें से एक एग्जाम्पल है टेल ऑफ द लिजर्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज movement of the body is due to contractility of the cell or the cellular part. फॉर एग्जाम्पल अब मूवमेंट कैसे हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है जब सेल्स में कॉन्ट्रैक्टिलिटी आ रही है सेलुलर पार्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स वॉक, रन, जंप, स्विम और फ्लाई विद द हेल्प ऑफ मसल्स। ठीक है, एनिमल्स क्या करते हैं, या हम अपने आप ही को अज्यूम करें तो हम मूव कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, डिफरेंट तरीके की हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारी मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है हम अपनी मसल्स की हेल्प से कर रहे हैं, बट मसल्स के अंदर जो सेल्स मौजूद हैं वो क्या कर रही हैं, वो कॉन्ट्रैक्टाइल कर रही हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो है मूवमेंट हो रहा है और बोन्स में भी मूवमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि फॉर्म्ड ऑफ सेल एंड सेल सिक्रेशन हो रहा है। इवन द फ्लो ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल्स एंड द पैसेज ऑफ फूड इन द गट आर द रिजल्ट ऑफ मसल सेल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ब्लड वेसल्स से ब्लड का फ्लो होना, यह हमारी गट में फूड पैसेज के थ्रू जो है हमारी गट से फूड का आना, ये सभी जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू हो रहा है। जब हम फूड ईट करते हैं तो हमारे फूड पाइप या इसोफेगस के थ्रू जब फूड मूव करता है स्टमक तक, तो वहाँ पे भी जो है मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, मूवमेंट होता है। उस टाइप की मूवमेंट को हम पेरिस्टेलिक मूवमेंट कहते हैं, जिसके थ्रू हमारा फूड जो है हमारी डक्ट से पास होता हुआ जाता है। फीचर्स विच विल हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई आर ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। अब बर्ड्स के जो फेदर्स हैं वो उन्हें हेल्प कर रहे हैं फ्लाई करने के लिए, तो अल्टीमेटली वो भी एक रिजल्ट है किसका? सेल्स के फंक्शनिंग का। द ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट्स ऑन टचिंग एंड द सब्सिक्वेंट रिकवरी टू स्टैंड आउट इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ सेल एट द बेस ऑफ द लीव्स। फॉर एग्जाम्पल कुछ सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव्स को अगर हम टच करते हैं तो वो
क्लोज हो जाती हैं, ठीक है। एंड उसके बाद जो है वो फिर से अपने उसी कंडीशन को रिकवर कर लेती हैं, फिर से स्टैंड आउट हो जाती हैं। तो ये भी किसकी वजह से हो रहा है, ये भी सेल्स की वजह से हो रहा है, जो कि लीफ के बेस पे प्रेजेंट होती हैं, लीफ की जो लोअर पोर्शन होता है वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। इन प्लांट्स द बेंडिंग मूवमेंट ऑफ रूट्स टुवर्ड्स वाटर और ग्रेविटी और मूवमेंट ऑफ स्टेम्स टुवर्ड्स लाइट और अवे फ्रॉम ग्रेविटी आर ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ द सेल्स। अब प्लांट्स के केस में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक प्लांट अज्यूम कर रहे हैं। इस केस में जो प्लांट की स्टेम होती है, स्टेम का जो मूवमेंट होता है वो होता है लाइट की तरफ, सनलाइट की तरफ एंड अवे फ्रॉम द ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि स्टेम जो होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ती है, ठीक है। और सनलाइट भी किधर से आती है, ऊपर की तरफ से सनलाइट आ रही है, यहीं से सनलाइट आ रही है। तो ये जो ग्रोथ हो रही है ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। ग्रोथ हो रही है अपवर्ड डायरेक्शन, बट अवे फ्रॉम ग्रेविटी, ग्रेविटी से दूर हो रही है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी पुल करती है नीचे की तरफ और ये स्टेम मूव कर रही है ऊपर की तरफ। सो दिस इज अवे फ्रॉम ग्रेविटी। वहीं अगर हम रूट्स की तरफ चलें, सो रूट्स के केस में क्या होता है, रूट्स के केस में रूट्स जो हैं वो ग्रो करती हैं टुवर्ड्स द ग्रेविटी एंड अवे फ्रॉम सनलाइट, ठीक है। सेम अपोजिट हो जाता है स्टेम का। सो ये भी मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ सेल्स। Closing of stomata of leaves at night and opening of petals in flower are all due to change in water content of their cells. अगर लीव्स में जो स्टोमाटा होता है वो क्लोज हो जाता है नाइट के टाइम एंड जो पेटल्स होती हैं फ्लावर्स की वो ओपन हो जाती हैं एट डे टाइम, ठीक है। सो ऐसा क्यों हो रहा है? सो ये सब हो रहा है सेल के अंदर वाटर कंटेंट के एक्सचेंज की वजह से, ठीक। नेक्स्ट इज फीडिंग एंड न्यूट्रिशन. Feeding and nutrition has many steps and each step is the result of cellular activity. फीड करने में एंड न्यूट्रिशन में इन दोनों चीज़ों में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और हर एक स्टेप रिजल्ट है सेल्स की एक्टिविटी का, जिसे हम सेलुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं. सेंसरी सेल्स ऑन द टंग टेस्ट द फूड एंड मसल सेल्स ऑफ द जॉ एंड ऑफ द टंग हेल्प इन चूइंग एंड swallowing. The cells of the digestive gland secrete enzymes to digest food. अब हमने सबसे पहले हम जो है फूड अपनी टंग पे टच कराते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारे सेंसरी सेल्स हमारी टंग पे प्रेजेंट होते हैं वो सेंस कर लेते हैं उस फूड के टेस्ट को कि इसका फूड का टेस्ट कैसा है, स्वीट है, सॉर है या किस तरीके का है, ठीक है. उसके बाद जो हमारी जॉ मसल्स होती हैं एंड टंग जो होती है दोनों हेल्प करती है फूड को ब्रेक डाउन करने में स्मॉल पार्टिकल्स और उसको जो सलाइवा के साथ मिक्स करती हैं. उसके बाद जब फूड हमारे स्टमक में जाता है तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होते हैं वो डिफरेंट तरीके के एंजाइम सिक्रीट करते हैं. क्यों? ताकि वो उस फूड को प्रॉपरली डाइजेस्ट कर सकें. तो इन सब एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्वमेंट किसका हो रहा है, सेल्स का हो. The cells of the inner lining of the intestine absorb digestive food. Extra food is stored as the fat in the fat cells and glycogen in the liver cells. अब क्या वो फूड डाइजेस्ट हो गया, ठीक है. अब जब फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा सो इनर लाइनिंग्स जो होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहाँ पे विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. ये विलाई क्या करती हैं, ये विलाई जो हमारा फूड मटेरियल है उसको जो है एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है. ये ब्लड वेसल्स जा रही हैं, इन ब्लड्स में हमारे फूड मटेरियल जो है एब्जॉर्ब हो गया एज अ फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है. ये भी क्यों हो रहा है, सेल्स की हेल्प से हो रहा है. और जितना भी वेस्ट मटेरियल ऑफ फूड होता है वो स्टोर हो जाता है फैट सेल्स में एज अ फैट एंड लिवर सेल्स में एज अ ग्लाइकोजन. नेक्स्ट, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड मूवमेंट ऑफ अदर फ्लूइड्स. अब ब्लड का किस तरीके से सर्कुलेशन हो रहा है एंड जो अदर ब्लड के अलावा जो अदर बॉडी फ्लूइड्स हैं उनका मूवमेंट कैसे हो रहा है बॉडी में. सो आर थ्रू फोर्स सेट अप बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल सेल्स ऑफ द हार्ट और पार्ट्स. अब क्या होता है, हमें ये पता है कि ब्लड का सर्कुलेशन होता है हमारे हार्ट की वजह से. हार्ट मसल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो एक फोर्स प्रोड्यूस इम्प्लाई करती हैं. उस फोर्स के थ्रू जो है ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचता है और उसी तरीके से जो बॉडी फ्लूइड्स है वो भी बॉडी के अदर पार्ट्स में पहुंचता है ड्यू टू द फोर्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट ऑन आवर हार्ट. Respiratory gases are transported from lungs to other parts of the body by body cells. इसी तरीके से जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं जहाँ पे CO2 एंड O2 का एक्सचेंज होता है,
इस एक्सचेंज में क्या है, ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी के बाहर जाता है एंड जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है वो बाहर से अंदर आते हैं एंड जो हमारा ब्लड है उसके साथ एक्यूमुलेट होकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सो ये ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से हो रहा है, लंग्स से होता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में बाय blood cells के थ्रू। The body protect itself from disease causing germs through certain cells, that is WBCs, which devour the germs or give out antibodies and antitoxins to kill them or to neutralize their effects। नेक्स्ट क्या है, अब हमारी जो बॉडी है वो खुद भी अपने आप को प्रोटेक्ट करती है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। सो वो बॉडी सेल्स जो कि हमें बाहर के फॉरेन हार्मफुल सेल्स से अपने आप को प्रोटेक्ट करा रहे हैं उन्हें हम WBCs कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। इनका काम है कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं और एंटीटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि किल और न्यूट्रलाइज कर देते हैं फॉरेन डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स के इफेक्ट को। नेक्स्ट इज वी सी हियर, स्मेल, टेस्ट और फील द सेंसेशन ऑफ टच, पेन, हीट, कोल्ड एक्सेट्रा थ्रू सेंसरी सेल्स। अब हमें किसी भी तरीके का जो हमें सेंस होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई चीज़ सुन रहे हैं या कुछ स्मेल कर रहे हैं या हमें टच के थ्रू किसी भी टाइप का सेंसेशन फील हो रहा है कि पेन हो रहा है, हीट है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कोल्ड है, तो ये सभी किसकी वजह से हो रहा है, हमारे सेंसरी सेल्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। सो हमारी सेल्स जो है एक्टिव है उन लोकेशंस पे जिसके थ्रू हमें जो सारे सेंसेस समझ में आ रहे हैं, ठीक है। द मेमोरी एंड द कैपेसिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द सेल्स। अब अगर हम कोई चीज़ मेमोराइज कर रहे हैं या किसी भी तरीके के हम अपनी स्टडी से रिलेटेड ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सो वो सभी हम कैसे कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने पहले कोई चीज़ पढ़ी थी, याद करी थी। अब वो जो हमने याद करा है वो हमारे ब्रेन सेल्स के अंदर स्टोर है। तो जब भी हम उस चीज़ को हमें कन्वे करना है, हमें फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन है उसका आंसर हमें लिखना है, तो उसको हम रिकॉल करते हैं अपने ब्रेन से। तो हमारे ब्रेन सेल में जो मेमोरीज स्टोर है वो उस हमारे जो है कन्वे होती हैं, जिसको फिर हम आगे फॉलो अप करते हैं, ठीक है। सो ये भी स्टोर है हमारे सेल्स में। We maintain our body heat, which is thermoregulation by cellular activities, and we cool it when it is hot by sweating from cell of the sweat gland in the skin। अब जो बॉडी टेम्परेचर है, हम सभी को पता है हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ये जो बॉडी टेम्परेचर हमें मेंटेन करना होता है, सो ये बॉडी टेम्परेचर हम नहीं मेंटेन करते हैं, ये मेंटेन करती हैं हमारी सेल्स। फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज़्यादा समर का मौसम चल रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हीट होती है। अब बॉडी को अपना बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री ही मेंटेन करना है, बट आउटर इन्वायरमेंट इस टाइम पे अप्रॉक्स 45 है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में सेल्स क्या करती हैं, स्वेट ग्लैंड में, स्किन के स्वेट ग्लैंड्स में जो स्वेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो सिक्रेट करती हैं स्वेट, जिसकी वजह से हमारा बॉडी का जो आउटर टेम्परेचर है वो कूल हो जाता है एंड वो 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है। Next is all organisms produce their young ones. For example, eggs in birds, babies in animals, or the seeds in plants through the activity of cells, which is eggs and sperm। अब अगर हम अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो बर्ड्स हों या मैमल्स हों या प्लांट्स हों या कोई भी क्राइटेरिया हो, इन सभी केसेस में इन्वॉल्वमेंट होता है सेल्स का। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन की बात करें या एनिमल्स की बात करें तो वहाँ पे एग सेल एंड स्पर्म सेल, इन दोनों में आपस में फ्यूजन होता है, एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जिससे फिर एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। सो यहाँ पे भी किसका इन्वॉल्वमेंट हुआ, सेल्स का हुआ। इन प्लांट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशन इज थ्रू रूट्स। प्लांट्स में वाटर का एब्जॉर्प्शन करना एंड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, ये काम है रूट्स का। क्यों, क्योंकि रूट्स में जो होती हैं वो सॉइल में होती हैं, तो हम जब भी वाटर देते हैं तो रूट्स जो है सॉइल से ही वाटर्स को एब्जॉर्ब करती है, और सॉइल्स के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है तो वो भी रूट्स का ही काम है उसको एक्सट्रैक्ट करना। द स्टेम सेल कंडक्ट द फूड एंड वाटर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्टेम में जो सेल्स होती हैं उनका क्या काम है, उनका काम है उस फूड एंड वाटर को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट कराना। लाइट इज ट्रैप्ड बाय द लीफ सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट टू प्रोड्यूस फूड। क्लोरोप्लास्ट क्या करती हैं, लीफ सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट होती है उनमें जो क्लोरोफिल है उसका काम है लाइट को ट्रैप करना एंड फूड प्रोड्यूस करना। फ्लावर्स अट्रैक्ट इंसेक्ट बाय देयर कलर कंटेन्ड इन द सेल ऑफ द पेटल्स और बाय नेक्टर सिक्रेटिंग सेल्स। फ्लावर्स इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ
ठीक है। तो इससे क्या हो, इंसेक्ट कैसे अट्रैक्ट हो रहा है? ड्यू टू द कलर ऑफ दैट पार्टिकुलर फ्लावर। और उस पार्टिकुलर फ्लावर को कलर किसकी वजह से मिल रहा है? वो से कलर मिल रहा है उसके सेल की वजह से, ठीक है। और नेक्टर से इंसेक्ट को किसकी वजह से मिल रहा है? नेक्टर सिक्रेटिंग सेल्स की वजह से। नेक्स्ट इज द मैंगो सीड्स प्रोड्यूस अ मैंगो प्लांट एंड हेंस एग प्रोड्यूस अ hen. Similarly, the transmission of parental features to their young ones, which is inheritance, is also dependent on what the germ cell, egg and sperm carry with them. इसी तरीके से अब हम ऐसे अज्यूम करें कि मैंगो प्लांट से सिर्फ और सिर्फ मैंगो फ्रूट ही प्रोड्यूस होता है, या ह्यूमन सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बेबी को ही बर्थ दे रहा है, बर्ड सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकुलर टाइप की ही बर्ड को प्रोड्यूस कर रही है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन पार्टिकुलर एनिमल्स के पास जो सेल्स हैं वो सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दैट पार्टिकुलर टाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग, बर्ड और दैट पार्टिकुलर प्लांट, ठीक है। सो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है? एग्स एंड स्पर्म सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं। देयर इज नॉट अ सिंगल एक्टिविटी इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज नॉट कैरिड आउट बाय द सेल्स, बट सेल्स ऑफ कोर्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर पार्टिकुलर फंक्शंस। ह्यूमन किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई भी एक ऐसा सिंगल एक्शन या रिएक्शन नहीं है जिसमें सेल्स का इन्वॉल्वमेंट ना हो, जिसके लिए सेल्स रिस्पॉन्सिबल ना हो, ठीक है। बट हर एक सेल परफॉर्म करती है एक पार्टिकुलर टाइप का फंक्शन को। नाउ इसी के साथ आज का ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी तरीके की क्वेरी हो सो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट ऑन आवर कमेंट सेक्शन एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।